हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो फाइनली रिवीजन सीरीज स्टेबिलिटी का स्टार्ट हो गया। बहुत दिनों से आपको इंतजार था, ठीक है। वो इंतजार अभी खत्म कर देते हैं। तो मैंने जो स्टेबिलिटी पढ़ाई है, तो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसमें पावर सिस्टम में जाएंगे तो पावर सिस्टम में एक फोल्डर नजर आएगा, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी 104 से लगा के 131 1042 131 इतने लेक्चर में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। अब जो पेड यूजर उनके पास होगा उनका मैं रिवीजन सीरीज कराऊं इन्हीं लेक्चर्स का। इन जितने लेक्चर्स में मैंने पावर सिस्टम स्टेबिलिटी पढ़ा है डिटेल वर्जन में, उसका ही रिवीजन सीरीज अभी मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली स्टेबिलिटी है क्या, बहुत ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से चीजें बताऊंगा एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी किसी भी डिस्टर्बेंस के बाद, मान लीजिए पावर सिस्टम है, एक जनरेटिंग स्टेशन से एक लोड तक पूरा एक सिस्टम है, और उसमें कहीं ना कहीं रियल टाइम की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमेशा चलते रहेंगे। तो डिस्टर्बेंस तो आएंगे, डिस्टर्बेंस की वजह से जो ऑसिलेशंस आएंगे हमारी पावर लाइन में, उन ऑसिलेशन की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। वो ऑसिलेशंस को देखते, जैसे कंट्रोल सिस्टम में हम लोग ऑसिलेशंस को देख के अंडर डैम है, ओवर डैम्ड है, क्रिटिकली है, तो उसके हिसाब से हम स्टेबिलिटी पे कमेंट करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी डिस्टर्बेंस की, कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ, मान लीजिए आपको किसी ने थप्पड़ ही मारा है तो भी एक डिस्टर्बेंस होता है अचानक से, ठीक है। किसी भी मूवमेंट से, कोई भी फिजिकली, अभी मैं इस बोर्ड को भी ऐसे करता हूं तो हल्का सा एक मूवमेंट होगा, हल्का सा टू एंड फ्रो मोशन होगा, धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएगा। तो कभी भी किसी भी चीज में, चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होता तो कुछ ऑसिलेशंस आते हैं। अब वो ऑसिलेशन की स्टडी से उन ऑसिलेशंस को ऑब्जर्व करके हम बताते हैं कि वो स्टेबल है या फिर नहीं है। तो उन ऑसिलेशंस को भी हम लोगों ने पावर सिस्टम में अलग अलग तरीके से डिवाइड करा है। तो तीन तरह की बेसिकली तीन तरह की जो स्टेबिलिटी, 3 टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी हम लोगों ने डिवाइड करी है। नंबर 1 हमारी स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, जो कि यहाँ पे लिखी हुई स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। सेकेंड हमारा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। और थर्ड हमारा क्या है, डायनेमिक स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी। ये 3 टाइप नहीं, ये अलग चीज है ना, ये अभी इसको नहीं पढ़ना। स्टडी स्टेट, ट्रांजिएंट और डायनामिक। स्टडी स्टेट में क्या होता है, स्टडी स्टेट में स्लो एंड, देखिए जो स्लो चेंजेस होंगे, जितने भी स्लो चेंजेस होंगे वो सारे के सारे हमारे किसके अंडर में आएंगे। अगर ऑसिलेशन का जो चेंजेस है वो स्लो हो रहा है तो उसको हम लोग स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में कंसिडर करेंगे। और अगर लार्ज चेंजेस इन लेस टाइम, लार्ज चेंजेस इन लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम में लार्ज चेंजेस, अगर लेस टाइम, लार्ज चेंजेस कम टाइम में अगर हो रहे हैं तो उसको हम लोग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। और डायनामिक स्टेबिलिटी क्या होता है, डायनामिक स्टेबिलिटी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन होते हैं। कितने लो, 0.2 से लगा के 2 हर्ट्ज के ऑसिलेशंस होते हैं ये, ठीक है। बहुत ही स्लो ऑसिलेशंस होते हैं। अल्टीमेटली ये हमारे सिस्टम को अनस्टेबल नहीं करते हैं, क्या बोल सकते हैं, नियर टाइम में। बट लॉन्ग टाइम की अगर बात करें, 20-25 साल अगर डायनामिक स्टेबिलिटी के ऑसिलेशंस आते गए तो फिर बड़ा डेंजरस हो जाएगा। इसका मैंने एक न्यूयॉर्क थर्मल पावर स्टेशन का एक एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन आते हैं, इसी को वहीं पे अगर डेम्ड आउट कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। डेम्ड आउट मतलब कि हमने पावर सिस्टम स्टेबलाइजर का यूज करके इन ऑसिलेशन को वहीं पे खत्म कर दिया है। तो फर्दर हमें डायनामिक स्टेबिलिटी को स्टडी करने की जरूरत नहीं है यूजी लेवल में, ठीक है। अभी हमारे गेट सिलेबस में डायनामिक स्टेबिलिटी को बहुत ही डिटेल वर्जन में पढ़ने की जरूरत नहीं, पता होना चाहिए डायनामिक स्टेबिलिटी होती क्या है, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस होते हैं उसकी रेंज भी बता दिए, जिसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, पावर सिस्टम स्टेबलाइजर। ये किससे बना होता है, रेजिस्टिव कंपोनेंट का बना होता है। अब देखिए स्टडी स्टेट जो स्टेबिलिटी है उसको अगर हमें क्या करना है कि ओवरकम करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एवीआर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर ALFC, ऑटोमेटिक लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। इन दोनों का यूज करके हम लोग स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी को, कहीं ना कहीं जो अनस्टेबिलिटी आ रही है उसको स्टेबिलिटी जोन में ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी पैरामीट्रिक डेविएशन अगर लेस देन 5% होंगे तो हम लोग किस में कंसिडर करेंगे, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में। ग्रेटर देन पैरामीट्रिक डेविएशन अगर ग्रेटर देन 5% होंगे तो उसको ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में कंसिडर करेंगे। और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, जो अनस्टेबिलिटी आएगी उसको अगर हमें रिकवर करना है, ट्रांजिएंट अनस्टेबिलिटी आ गई सिस्टम में, उसको हमें अगर रिकवर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, AEC, ऑटोमेटिक एक्साइटेशन कंट्रोलर का यूज करना पड़ेगा, डबल सर्किट लाइन का यूज करना पड़ेगा, डबल सर्किट लाइन का।
और फास्ट एक्टिंग सर्किट ब्रेकर। फास्ट एक्टिंग सर्किट ब्रेकर का 3 चीज याद रखिएगा, गेट में नहीं पूछते, अदर देन गेट एग्जामिनेशन में ये चीजें पूछ लेते हैं। तो एईसी, डबल सर्किट लाइन और फास्ट एक्टिंग सर्किट ब्रेकर, तो इन 3 चीजों से हम लोग इसको रेमेडी सही है असल में ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की। तो ये 3 है, 3 में से एक हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2 चीजें हमें, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी पढ़ना है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी पढ़ना है, और साथ में ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पढ़ना है। 2 ही चीजें पढ़ना है। अब देखिए मैंने पूरी स्टेबिलिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी है, देखिए पूरा पावर सिस्टम अगर देखें हम लोग तो जनरेटर से ही कनेक्टेड है, ठीक है, ये लोड हो गया हमारा। तो इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी कोई भी डिस्टरबेंस होगा तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? जनरेटर पे पड़ेगा। सीधा असर किस पे पड़ेगा? जनरेटर पे। तो इसीलिए सिंक्रोनस जनरेटर का स्टेबिलिटी एनालिसिस, इसका मॉडलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जनरेटर में सिर्फ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी नहीं है। अब ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, बट जनरेटर की बात करें तो यहां पे मैकेनिकल क्वांटिटी है और यहां पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, क्योंकि टरबाइन से आपका शाफ्ट घूमेगा तभी आपका पावर जनरेशन होगा। समझ में आ रही चीजें? तो हमें यहां पर इस साइड में इनपुट जो है जनरेटर का वो मैकेनिकल क्वांटिटी है और आउटपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस मशीन को बार बार अगर स्टेबिलिटी के लिए यूज करना है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडलिंग ले आते हैं, एक मॉडलिंग लेके आ जाते हैं, ठीक है। इसका मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग में करते कुछ नहीं है हम लोग कि अल्टीमेटली इसका पूरा एनालिसिस करके बार बार हमें अगर जनरेटर की जरूरत पड़े, पूरा एनालिसिस नहीं करना पड़े, उसकी जगह पे एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी हम लोगों ने मॉडलिंग करी है और एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाके खड़ी कर दी। उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? स्विंग इक्वेशन। तो जो हमने पूरे पावर सिस्टम स्टेबिलिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। आप जाएंगे बिना फोल्डर के अंदर तो 3 फोल्डर बने हैं। डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सेकेंड फोल्डर बनेगा स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। थर्ड फोल्डर बनेगा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट को अगर समझना है तो सबसे जरूरी जो चीजें हैं, ये डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सिंक्रोनस मशीन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक ये जो स्टेबिलिटी है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, इसको समझना आसान नहीं होगा। तो अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पावर सिस्टम क्या पहले पढ़ ले हम लोग मशीन के पहले? तो पावर सिस्टम का स्टेबिलिटी पार्ट अगर पढ़ना हो ना, अगर आपने पहले सिंक्रोनस मशीन पढ़ रखी है तो बहुत ही इजी हो जाता है। बट आप चिंता मत करिए, मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि जिसको मशीन नहीं भी आता है तो सिंक्रोनस मशीन का इतना प्रॉपर इंफॉर्मेशन जरूर दे दिया है पावर सिस्टम में ही, ताकि आपके कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं अटकेंगे। चाहे वो लोड एंगल की बात हो, चाहे मैकेनिकल इनपुट आउटपुट, जितनी भी जरूरी चीजें हैं पावर सिस्टम में सीखने के लिए सिंक्रोनस मशीन की, उस चीजें मैंने यहीं पे सिखा दी है। ऐसा नहीं कि जो मशीन में सिंक्रोनस मशीन नहीं पढ़ा तो स्टेबिलिटी से समझ में नहीं आएगा। नॉर्मली होता है, अगर आप सिंक्रोनस मशीन पढ़ के आएंगे और इसको पढ़ेंगे तो समझ ज्यादा बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। बट उसकी चिंता मत करिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लेके चला हूं। तो 3 फोल्डर है, तीनों को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। रिवीजन में क्या क्या फॉर्मूले जरूरी है तीनों में, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने एक समरी बता दिया, रोड मैप बता दिया, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी कैसे पढ़ाया है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन से। सबसे पहला फोल्डर, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो डिस्कस करते हैं, जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले याद रखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, जो कि 104 से लगा के 110 लेक्चर के बीच में हम लोगों ने कवर की है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए कुछ अजम्पशंस अज्यूम किए, ठीक है। अजम्पशंस, ठीक है। कुछ अजम्पशंस लिए हैं, उन अजम्पशंस को आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। और फिर हम लोगों ने क्या किया है, इस डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस, देखिए सिंक्रोनस मशीन भी 2 तरीके हो सकती है। एक तो सिर्फ सिंगल मशीन हो सकती है, बट अगर मैं पावर सिस्टम के लिहाज से बात करूं तो बहुत सारे जनरेटर इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो मल्टीपल जनरेटर्स हो सकते हैं। तो 2 हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। सिंगल, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल मशीन मॉडलिंग करिए, सिंगल मशीन मॉडलिंग, ठीक है। और इसमें है मल्टी मशीन मॉडलिंग, ठीक है। अब देखिए सिंगल मशीन में क्या होगा, सिंगल मशीन में एक ही जनरेटर होगा, एक ही सिंक्रोनस मशीन होगी, ठीक है। और वो हमारी किससे, ऐसे लोड से कनेक्टेड रहेगी, ऐसे लोड से जाके कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। एक ही मशीन को लेके हम लोगों ने असम्पशन लिया, इसकी मॉडलिंग करिए पूरी की पूरी।
और मल्टी मशीन में क्या किया है, एक से ज्यादा मतलब कि 2 मशीन ले ली, और भी ज्यादा हो सकता है, बट हमने 2 लेके ही एनालिसिस कर लिया और फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ जितनी भी मशीन है उसके लिए हम लोगों ने कमेंट कर दिया। तो ये दोनों एक साथ में कनेक्टेड हो पैरेलल में, और आपको पता है कि जितने भी जनरेटर होते हैं सब पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए मशीन में क्या होता है, मैकेनिकल क्वांटिटी हुई, मैकेनिकल क्वांटिटी, ये इधर का जो पावर होगा मैकेनिकल पावर होगा, इधर का पावर होगा इलेक्ट्रिकल पावर होगा, इलेक्ट्रिकल पावर होगा। टॉर्क की भी बात करें अपन तो मैकेनिकल टॉर्क, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल टॉर्क हो गया, ठीक है। और अगर मैं थीटा मैकेनिकल की बात करूं तो इधर कितना हो जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा। इधर ओमेगा एम की बात करूं तो इधर कितना हो जाएगा, ओमेगा एस हो जाएगा। तो इन सबके बीच में क्या है, एक रिलेशन होता है, और थीटा का रिलेशन तो आपको पता ही होता है कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू p/2 थीटा मैकेनिकल, ठीक है। वैसे ही ओमेगा एस इक्वल टू p/2 ओमेगा एम, ये सब रिलेशन होते हैं। तो आप पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, इससे एक आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है, स्विंग इक्वेशन, ये पूरा डेरिवेशन चलता है, उससे आती है स्विंग इक्वेशन। स्विंग इक्वेशन ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, स्विंग इक्वेशन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये जो इक्वेशन होती क्या होती, एम डी स्क्वेयर डेल बाई डी टी स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू पी ए, एक्सिलरेटिंग पावर। और एक्सिलरेटिंग पावर होता क्या है, पीएम माइनस पीई, पीएम माइनस पी, ठीक है, पीएम माइनस पी। तो ये इक्वेशन आपको नींद में भी नहीं भूलना है, क्योंकि यहां से इसका डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए, और ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें बेसिकली एम क्या है, एम की अगर मैं बात करूं तो एम को निकालते हैं तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एच अपॉन पाई एफ हो जाएगा, जी एच अपॉन पाई एफ हो जाएगा, ठीक है। पाई एफ जी एच, जी क्या है हमारा, जी आपका एमवीए रेटिंग है, जी क्या है आपका जनरेटर का एमवीए, और एच क्या है, एच है आपका इनर्शिया कांस्टेंट मेगाजूल पर एमवीए, मेगाजूल पर एमवीए इनर्शिया कांस्टेंट। तो ये भी इनर्शिया कांस्टेंट होता है और ये भी इनर्शिया कांस्टेंट होता है, बट दोनों की यूनिट्स अलग अलग होती है। एच क्या है, मेगाजूल पर एमवीए, इसकी अगर यूनिट देखें तो ये क्या है, जी इंटू एच, ये होती काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी इंटू एच। तो ये है एनर्जी, मतलब कि मेगाजूल, यूनिट देखिएगा मेगाजूल, और रेडियन, ये पाई क्या हो सकता है, 180 डिग्री भी रख सकते हो, 3.14 भी रख सकते हो, तो रेडियन और डिग्री दोनों ही, और 1/f कितना हो जाएगा, टाइम, टाइम मतलब कि सेकेंड, 1/f को मिनट, सेकेंड लिख दिया, टाइम, और नीचे बोल सकते हैं रेडियन भी बोल सकते हैं और डिग्री भी बोल सकते हैं, डिग्री जिसमें भी आपको यूज करना हो, रेडियन में यूज करना होगा तो रेडियन, डिग्री में रखना होगा तो 180 डिग्री रख देना, ठीक है। तो ये तो रही यूनिट की बात, ये है काइनेटिक एनर्जी। एक फॉर्मूला और होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ जे इनर्शिया, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में, तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये सारे फॉर्मूले हो गए, एच का फॉर्मूला हो गया, सब फॉर्मूले हो गए सारे के सारे, ठीक है। इनर्शिया कांस्टेंट भी मैंने समझा दिया है। अब आपको एक एक्सेलरेशन भी ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन अगर लिखना है तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर डेल बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई एम, और पी ए की जगह पी एम माइनस पीई भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगी, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्टेबिलिटी में यूनिट्स बहुत मैटर करती है, कई बार आपको पैरामीटर क्वेश्चन में समझ में नहीं आएंगे कि क्या गिवन है, तो आप यूनिट देख के पता कर सकते हैं कि अल्टीमेटली क्या दे रखा है आपको, ठीक है। तो कई बार इनर्शिया कांस्टेंट होगा, ये मेगाजूल पर एमवीए में होगा तो ये हो जाएगा, मेगाजूल सेकंड रेडियन में होगा तो उसका मतलब क्या है, एम दे रखा है, और मैंने भरपूर क्वेश्चन करवाए इसके ऊपर। तो ये सिंगल मशीन मॉडलिंग का पूरा सिस्टम है। अगर मैं मल्टी मशीन मॉडलिंग की बात करूं, मल्टी मशीन मॉडलिंग की, तो अब देखिएगा मल्टी मशीन में क्या हो जाएगा, दो केस बन जाएंगे कि या तो स्विंग टुगेदर और डू नॉट स्विंग टुगेदर, मतलब स्विंगिंग टुगेदर, मतलब दोनों जो जनरेटर है वो एक ही साथ स्विंग कर रहे हैं। एक ही साथ स्विंग करने का मतलब है कि लोड एंगल क्या हो जाएंगे आपके, लोड एंगल डेल 1 डेल 2 इक्वल टू डेल, लोड एंगल आपके बराबर, लोड एंगल बराबर हो गए तो आपका जो इक्वेशन होगा एम इक्विवेलेंट डी स्क्वायर डेल बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए। अब ये एम इक्विवेलेंट क्या होगा, एम इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। ये तो दो जनरेटर हुए, ज्यादा जनरेटर होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस सो ऑन जितने भी जनरेटर हो। सिमिलरली एच इक्विवेलेंट भी कितना हो जाएगा, h1 प्लस h2 प्लस सो ऑन,
ठीक है। तो ये हो गया स्विंगिंग टुगेदर वाला केस। अब डू नॉट स्विंग टुगेदर वाला अगर केस देखें कि डू नॉट स्विंग टुगेदर, डू नॉट स्विंग, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं ना, रिवीजन चल रहा है इसलिए थोड़ा चिड़िया भी उड़ा रहा हूं, है ना। चलिए, तो यहां पे एम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एम इक्विवेलेंट रहेगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं वापस से। अब यहां पे डेल वन नॉट इक्वल टू डेल टू, बराबर नहीं है, तो यहां पे m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जस्ट लाइक हम लोग जैसे रेजिस्टेंस में, सीरीज रेजिस्टेंस में ऐसे कर देते, पैरेलल में ऐसे कर देते, तो ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं इन फॉर्मूले को भी, ठीक है। H इक्विवेलेंट अगर देखें, H इक्विवेलेंट तो H1 H2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2। अब आप बोलोगे सर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 बाय एम इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला इस तरीके से आया, m1 m2 m3 और सो ऑन। तो ये हो गया आपका डू नॉट स्विंग टुगेदर में, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज, यही सारे फॉर्मूले वहां के लिए भी वैलिड होंगे। तो पूरा का पूरा एक सेगमेंट हमारा डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन का मैंने पूरा खत्म कर दिया है, जिससे कि एक अल्टरनेटर की मॉडलिंग हमें पता लग गई है। ये इक्वेशन जब भी हमें अल्टरनेटर की जरूरत पड़ेगी ना, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में, तो हम लोग डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, इसके पीछे का पूरा डेरिवेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन भी आते हैं यहां से। तो लेक्चर नंबर 109 और 1010, लेक्चर नंबर 109 एंड 1010, इसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कशन करवाए हैं, क्वेश्चन डिस्कशन, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग पेड यूजर नहीं है प्लीज मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और जो मैं क्वेश्चन वाले कम से कम बताते जा रहा हूं, रिवीजन थ्योरी मुझसे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन जाके आप लेक्चर में जाके फटाफट आगे कर करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो 109 से 110 के बीच में सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं एक एक बार कम से कम। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन वाला पार्ट फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड सेगमेंट, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी, जो कि 111 से 119 लेक्चर के बीच में हम लोगों ने फिनिश कर दिया। अब देखिए थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। थ्योरी के नाम पे 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज तो कंडीशन, कंडीशन कौन सी होती है स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी के लिए, तो डेल पी बाई डी डेल पी बाई डी डेल ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल पावर अगर मैं बात करूं तो EV अपॉन x साइन डेल, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल, तो कॉस डेल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आपका लोड एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए अंडर स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि पावर कर्व अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की, ये पावर कर्व हो गया पावर, ठीक है, और ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री ये लोड एंगल। तो आपका जो स्टेबिलिटी जोन होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में, ठीक है। और आपको पता है कि सिंक्रोनस मशीन स्टडी स्टेट पे अगर देखें तो 35 से लगा, सॉरी ये बोल सकते हैं हम लोग कि 45 तक, अप टू 45 डिग्री, इस वाले जोन में, इस वाले जोन में 30 से लगा के 45 डिग्री के बीच में हम लोग स्टेबिलिटी जोन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कंडीशन, कंडीशन पता होना चाहिए। सेकंड आपको ओमेगा, ओमेगा मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन पूछते हैं सेकंड पॉइंट में, तो वो ओमेगा पता होना चाहिए। वो होता है 1/m डेल पी बाई डी डेल 1/2, 1/2 मतलब कि अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। तो ये पता होना चाहिए। m आपको पता ही है कि GH अपॉन पाई एफ होता है, ठीक है। अगर आपको पर यूनिट में रखना है, पर यूनिट में रखना है m, तो h अपॉन पाई एफ, ये आपको पर यूनिट में रखना है, ठीक है, और ओरिजिनली ये रखना है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है फ्रीक्वेंसी निकालते टाइम पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का अल्टीमेट रिजल्ट का ही में है, फ्रीक्वेंसी का अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो रेडियन में, रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि पाई की वैल्यू इस केस में आपको क्या रखनी चाहिए, 3.14। और जब लोड एंगल निकालना होगा, लोड एंगल के टाइम पे अगर हमें एम यूज करना है, तब आप पाई क्या रखिएगा, 180 डिग्री रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि अल्टीमेट आउटपुट काय में है उसके हिसाब से पाई की वैल्यू रखाएगी। लोड एंगल निकालना है तो 180 डिग्री, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 3.14। फिर ओमेगा से कई बार हर्ट्स में भी पूछा जाता है, तो ओमेगा से अगर हर्ट्स में कन्वर्ट करना है 2πf इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π, तो हर्ट्स में आ जाएगा। तीसरा जो कि एक और थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आपको स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी में याद रखना है, ट्रिपल एसएल।
ट्रिपल एस एल मतलब कि, और क्या बोल सकते हैं इसको, SSSL, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ये कब अचीव होती है, जब डेल इक्वल टू 90 डिग्री पे आता है। ट्रिपल एस एल कब होगा, डेल इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि मैक्सिमम पावर का मतलब है EV अपॉन एक्स। अब देखिए यहां पर आपका अगर डबल सर्क्यूट लाइन है, जनरेटर ये डबल सर्क्यूट लाइन है, ठीक है, और ये फिर लोड लग जाएगा आगे चल के, ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया x, तो पूरे का इक्विवेलेंट हमें लेना है, मतलब कि ये दोनों का अगर डबल सर्क्यूट लाइन का लेंगे तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कहीं फॉल्ट आया तो उसके हिसाब से चीजें बदलेगी, तो इक्विवेलेंट पूरा का पूरा होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस मशीन का एक्सेस नहीं होगा। सिंक्रोनस मशीन में हम लोग इसको एक्सेस लिख देते हैं, बट पावर सिस्टम में एक्सेस नहीं लिखना है, पूरा का पूरा रिएक्टेंस हमें लेना है। समझ में आया? तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा नहीं है, 2 ही लेक्चर में थ्योरी खत्म हो गई है, जितनी थ्योरी बताए उतना इनफ है। आपको जो क्वेश्चन डिस्कशन है 113 लेक्चर से लगा के 119 लेक्चर तक सारा का सारा क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाए मैंने, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाए हैं, एक एक लेक्चर खोल के आगे बढ़ा के। जो पेड यूजर जिन लोगों ने एक बार कर रखे हैं तो अपनी कॉपी से भी रिवाइज कर सकते हैं, जो लोग नहीं मंथली सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो एक बार 113 से लगा के 119 वाले क्वेश्चंस जल्दी गो थ्रू हो जाना, तो आपका ये थ्योरी वाला पोर्शन नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन वाला कर जाना है, तो आपको अभी गेट के एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात हो गई है। अब चलते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, जो कि लास्ट सेगमेंट है हमारा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का, और यहां से क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, आपको जो पॉइंट बताते जा रहा हूं उनको याद रखना है सिंपली, और क्वेश्चन अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन की, कि कंडीशन फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डी डेल बाय डी टी इक्वल टू 0, डी डेल बाय डी टी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब ये कंडीशन कहां से आती है आपको याद दिलाता हूं, जो पेड यूजर है उनको तो पता होगा कि ये हमारा इनिशियली देखिए लोड एंगल और टाइम के बीच में कर्व बनता है, लोड एंगल और टाइम के बीच में कर्व बनता है। इनिशियली लोड एंगल डेल नॉट होगा, है ना, इनिशियली कोई भी डेल नॉट एंगल पे चल रहा होगा, है ना। इनिशियली तो हम क्या मान के चल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे चल रहा है। इक्विलिब्रियम पे चलने का मतलब है कि राइजिंग, फिर जैसे डिस्टर्बेंस होगा तो राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद सेकंड कर्व आएगा, ये फर्स्ट कर्व है सेकंड कर्व, तो जहां पे चेंज इन डेल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाएगा, वहां से ये राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये मान के चलते हैं कि यह अनस्टेबिलिटी बोल सकते हैं कि राइजिंग जो कर्व है वो अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है, और डाउनवर्ड जो कर्व है वो स्टेबिलिटी को शो करता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिग्नल सिस्टम में हम लोग बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की बात करते हैं, तो ये क्या है, बाउंडेड आउटपुट तरफ नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हमारा अनस्टेबल है, इसको बोल सकते हैं स्टेबल। तो हम लोग यहां से हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी चालू होता है, तो ये जो पॉइंट होता है वहां पे डी डेल बाई डी टी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अच्छा, ये कंडीशन के बाद यहां से इस ग्राफ से एक डेरिवेशन और लाते हैं हम लोग कि नया जो लोड एंगल होगा, कि देखिए इनिशियली लोड एंगल यहां होगा, डिस्टर्बेंस के बाद कहीं ना कहीं लोड एंगल मान लीजिए बदलेगा, तो अगला स्टेबिलिटी पॉइंट होगा, तो जो नया लोड एंगल होगा वो क्या होगा, डेल नॉट प्लस पी ए डिवाइडेड बाई 2m टी स्क्वेयर। मतलब असल में ये जो टाइम का स्क्वेयर होता है, चेंज इन टाइम का सिंबल होता है, चेंज इन टाइम का स्क्वेयर होता है। ठीक है, चेंज इन टाइम का। अब चेंज इन टाइम का मतलब है कि टी इक्वल टू अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और किसी टाइम टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे जा रहा है, तो 3 सेकेंड ही तो चेंज होगा, 3 - 0 3, तो इसीलिए हम लोग अल्टीमेटली इस इक्वेशन को कैसे लिख देते हैं कि नया लोड एंगल डेल नॉट पुराना प्लस पी ए डिवाइडेड बाई 2m, और डिफरेंस ऑफ टी को हम लोग डायरेक्टली टी स्क्वेयर ही मान लेते हैं। अब आप देखिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए बाई 2m, पी ए बाई m को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन अल्फा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना हम लोगों ने कि अल्फा इक्वल टू डी स्क्वेयर डेल बाई डी टी स्क्वेयर, और ये हो गया हमारा पी ए डिवाइडेड बाई m, एक्सेलरेशन हो गया। तो इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो डेल नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हुए भी हैं। ठीक है, आपको मैं लेक्चर नंबर बता देता हूं, इसमें जो क्वेश्चंस करवाए हैं, क्वेश्चन लेक्चर नंबर 124 में इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, 124 में क्वेश्चन डिस्कशन किया है मैंने पूरा। उसके बाद ये सारा का सारा हम लोगों ने कंडीशन निकाल लिया, नया लोड एंगल कैसे होगा, ये टाइम के बेसिस पे कैसे वेरी करेगा, सब कुछ देख लिया और क्वेश्चन भी कर ली। अब हम आते हैं
टू इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे। किस पे आते हैं? टू इक्वल एरिया क्राइटेरिया, टू इक्वल एरिया क्राइटेरिया, टू इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखिए टू इक्वल एरिया क्राइटेरिया का मतलब है कि कोई भी कर्व बनेगा, एक P और डेल पावर, एक्टिव पावर और लोड एंगल के बीच में यहां पे कुछ कर्व बनेगा, उस कर्व की हेल्प से हम लोग स्टेबिलिटी पे कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पर दो एरिया होंगे, दो एरिया अंडर द कर्व बनेंगे, A1 और A2, A1 और A2, A1 और A2। A1 कर्व को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन वाला, और A2 कर्व को क्या बोल सकते हैं? डी एक्सेलरेशन एरिया। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि आपका डी एक्सेलरेटिंग एरिया ज्यादा होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, इसको क्या बोल सकते हैं? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। ठीक है, और अगर दोनों बराबर हुए तो क्या हो जाएगा हमारा? क्रिटिकली स्टेबल। ठीक है, मार्जिनली या क्रिटिकली। और A1 ग्रेटर देन एक्सेलरेटिंग एरिया, डी एक्सेलरेटिंग एरिया से अगर ज्यादा है तो वो हो जाएगा हमारा अनस्टेबल। ठीक है, तो इतना आप समझ जाइए कि आपका जो डी एक्सेलरेटिंग एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए एक्सेलरेटिंग एरिया से। आई होप जो पेड यूजर है, जिनने एक बार पूरा पढ़ लिया है, उन्हीं को ये चीज समझ में आएगी कि क्या चल रहा है ये एरिया वाली बात। ठीक है, अब मैं देखिए क्या करूंगा कि इन एरिया को कैसे बनाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूले रट लेते हैं, आपको रटना नहीं है। अब मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि असल में सिंक्रोनस मशीन में डिस्टरबेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, और हर एक पॉसिबिलिटी के ऊपर कैसे एनालिसिस करना है वो देख लेते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा आप देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन से जोन में आ रहा है, उस जोन के हिसाब से आपको क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं अगर यहां से बात करूं कि ये है हमारा जनरेटर, ये हमारा जनरेटर है, तो ये एक तो हो सकता, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और ये हमारा मैकेनिकल क्वांटिटी। तो एक केस ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि इलेक्ट्रिकल को कांस्टेंट मान लें, और यहां पर अगर जो मैकेनिकल पावर और ये इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, तो मैकेनिकल पावर सडनली अगर इंक्रीज हो जाए और इलेक्ट्रिकल पावर वहीं का वहीं बना रहे, तब भी एक्सेलरेशन में जाएगा पावर, है ना। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? अनस्टेबिलिटी, या किसी भी सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आ रही है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं एक्सेलरेट हो रहा है, कहीं ना कहीं ये राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेटिंग पावर भी आएगा पिक्चर में, Pm माइनस P। तो ये एक्सेलरेटिंग पावर Pa इंक्रीज कब हो सकता है, कब हो सकता है? जब P अगर कांस्टेंट हो, इस साइड से कुछ भी नहीं हुआ हो और सडनली Pm बढ़ा दिया हो, तब हो सकता है ना। तो इस साइड से तो एक ही पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी वाली साइड से अगर देखें तो केस नंबर फर्स्ट बन गया कि मैकेनिकल डिस्टर्बेंस, मतलब कि मैकेनिकल इनपुट राइज, मैकेनिकल इनपुट सडनली है ना, सडनली इंक्रीज, और इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो रहा है उस टाइम पे? कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, Pm सडनली इंक्रीज हो जाएगी और ये कांस्टेंट हो जाए। एक केस तो ये बन गया। सेकंड केस अगर देखें हम लोग इलेक्ट्रिकल साइड से कि मैकेनिकल कांस्टेंट बन जाए, मैकेनिकल Pm कांस्टेंट बना रहे, और पहला केस हो गया, पहला केस। सेकंड केस देखते हैं, Pa इक्वल टू Pm माइनस P, ये कांस्टेंट बना रहे, और इसको अगर इंक्रीज होना है और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर डिक्रीज हो जाए, तब भी ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। तब भी क्या होगा? ये आपका Pa इंक्रीज होगा। तो एक तो ये केस हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल पावर सडनली डिक्रीज हो जाए, उस केस में भी मशीन क्या होगी? एक्सेलरेशन में जाएगी। ये मशीन क्या होगी हमारी? एक्सेलरेशन में जाएगी। समझ में आया? तो अब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि P अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाए, इलेक्ट्रिकल पावर डिक्रीज हो जाए, तो उस केस में भी आपका क्या होगा? एक्सेलरेटिंग पावर पिक्चर में आएगा। समझ में आया? अब अगर मैं पूछूं कि किसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आप क्या बोलेंगे? सेकंड वाले की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा शहर कनेक्टेड है सिंक्रोनस मशीन से। बट इधर तो क्या है? वॉल है सिर्फ और सिर्फ, तो उसको तो हम मैनेज कर सकते हैं, इतना आसानी से ये कहीं इंक्रीज नहीं होगा। बट सबसे ज्यादा चेंजेस इस इलेक्ट्रिकल पावर में होंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली कोई ना कोई स्विच ऑन ऑफ कर रहा होगा। आपका पड़ोसी वॉशिंग मशीन चला रहा होगा, आप कुछ और चला रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर का फ्लक्चुएशन बहुत चल रहा होगा। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, अब देखिए कैसे कैसे है। अब मैं क्या मानता हूं इसमें? डबल सर्क्यूट, चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें पहले बता देता हूं कि इसमें भी तीन कैटेगरी होगी, ये हम लोगों ने SMIB मॉडल माना है, SMIB मॉडल,
सिंक्रोनस मशीन कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस बार, और इसमें भी डबल सर्किट लाइन ले ली हम लोगों ने, डबल सर्किट लाइन ले ली है, ठीक है। ये मॉडल माना है हम लोगों ने, ये मॉडल माना है अल्टीमेटली। तो ये है हमारी ट्रांसमिशन लाइन, ये हमारी बस बार है, ठीक है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, कि अगर मुझे इंटेंशनली एक लाइन स्विच ऑफ करनी हो, एक लाइन क्या हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, मैं अगर यहीं पे बना दूं डबल सर्किट लाइन है, और एक लाइन क्या हो जाए हमारी स्विच ऑफ हो जाए। एक लाइन स्विच ऑफ हो गई मतलब कि डबल सर्किट लाइंस बिकम सिंगल सर्किट। अब क्या हो गया, एक लाइन अगर बंद हो गई तो डबल सर्किट से सिंगल सर्किट हो गया, तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर डिक्रीज होगा। तो एक ये केस हो सकता है। सेकंड केस कौन सा हो सकता है, सेकंड केस कि अगर बस बार के ऊपर फॉल्ट हो जाए, अगर ये हमारे डबल सर्किट में बस बार के ऊपर अगर फॉल्ट हो जाए, थ्री फेज फॉल्ट, बस बार के ऊपर हमारा थ्री फेज फॉल्ट अगर हो जाए तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्या, इस केस में तो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि बस बार के ऊपर फॉल्ट हुआ। यहां तो कम से कम कुछ पावर जाता रहेगा, बट यहां तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो रिकवरी सबसे ज्यादा जरूरी है यहां पे। थर्ड केस देखें तो ये हो जाएगा कि थर्ड केस में है कि डबल सर्किट लाइन के ऊपर, डबल सर्किट लाइन में से किसी एक लाइन पे क्या हो जाए, फॉल्ट हो जाए, थ्री फेज फॉल्ट हो जाए, किसी एक लाइन पे फॉल्ट हो जाए, तब भी क्या होगा, तब भी आपका पावर डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें जल्दी से जल्दी इसको फॉल्ट को रिकवर करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी रिकवर करना पड़ेगा। रिकवर का मतलब है कि हमें इस फॉल्टी लाइन को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद रिमूव करना पड़ेगा, तो हेल्दी सिस्टम बच पाएगा। नहीं तो ये हेल्दी सिस्टम को भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि पावर सारा का सारा लो रिएक्टेंस पार्ट से जाने लगेगा, तो इस हेल्दी पार्ट में से पावर लेवल कम हो जाएगा, और ये हमें होने नहीं देना है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी फॉल्टी पार्ट को आइसोलेट करना है हेल्दी सिस्टम से, अदरवाइज ये हेल्दी सिस्टम को भी क्या कर देगा, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। समझ में आया। तो पहला केस मैकेनिकल तरफ से, 3 केस इलेक्ट्रिकल की साइड से, 3 केसेस है, और सारे क्वेश्चन। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, कुछ बच्चा बोलेगा सर इस पे फॉल्ट आ जाए तो, अरे एक पे फॉल्ट आए, उस पे फॉल्ट है, बात तो एक ही, इस पे कर लो। कोई बोलेगा सर एक साथ दोनों पे फॉल्ट हो जाए तो फिर तो यही केस बन गया ना हमारा, बस बार के ऊपर फॉल्ट हो गया फिर तो, है ना, वो तो वही है, इलेक्ट्रिकल पावर दोनों पे एक साथ फॉल्ट होकर जीरो हो जाए तो यही हो गया वो तो इन 3 पॉसिबिलिटी के अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है कि फॉल्ट और कहीं हो, ठीक है। तो और क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, तो आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है ट्रांजिएंट में कि केस कौन सा है, फर्स्ट नंबर वाला है, मतलब मैकेनिकल साइड से है। मैकेनिकल वाला तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैकेनिकल इनपुट इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिकल साइड से आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से क्या पे दे रखा है, बस बार पे दे रखा है कि डबल सर्किट पे दे रखा है, और धीरे धीरे जो क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें आइडेंटिफाई कर लोगे। अब इनके एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, एक शॉर्ट सिंपली वे में इनका एनालिसिस भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए चारों केसेस के बारे में, एक केस इसका और 3 केस इसके इलेक्ट्रिकल वाले के, सबको मैं डिस्कस कर देता हूं फटाफट शॉर्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिकल वाला चलते हैं। तो मैकेनिकल वाला पहला केस अगर देखें तो जिसमें पीएम सडनली इंक्रीज हो रहा है और पी इलेक्ट्रिकल क्या है हमारा कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। चलिए इस एक कर्व को समझ लीजिएगा, बाकी बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा P और डेल के बीच में कर्व है, ठीक है। चलिए अब देखें यहां पे कर्व पहले से बना देता हूं मैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। एक कर्व पहले से हम लोग बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो इनिशियली डिस्टरबेंस होने के पहले कोई ना कोई पॉइंट पे कंफर्टेबली वर्क कर रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम पे फॉल्ट डिस्टरबेंस होने के पहले क्या था, सिंक्रोनस मशीन एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि लोड एंगल क्या हो, डेल नॉट हो, और पीएम इक्वल टू पी इलेक्ट्रिकल हो, पीएम इक्वल टू पी इलेक्ट्रिकल। दोनों जितना मैकेनिकल पावर उतना इलेक्ट्रिकल पावर एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस ए पोजीशन पे खड़ी है, और साथ में जो स्पीड है वो n इक्वल टू एन एस सिंक्रोनस के बराबर स्पीड है। स्पीड भी क्या है आपके रोटर की सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है। तो ये हमारा क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ए पॉइंट पे। सडनली अगर मैकेनिकल इनपुट इंक्रीज हो गया, सडनली मैकेनिकल पावर इंक्रीज हो गया, तो मैकेनिकल पावर इंक्रीज होके कहां चले जाएगा, मैकेनिकल पावर इंक्रीज होके किसी एक नए पॉइंट पे चले जाएगा, PM1 पे चले जाएगा, PM1 पे चले जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैकेनिकल पावर इंक्रीज होगा, मैकेनिकल ये मान लीजिए जनरेटर है,
थोड़ी देर के लिए मैं डस्टर से बताता हूं। वैसे तो ये जनरेटर है और मैकेनिकल पावर इंक्रीज हो गया तो एक्सेलरेशन, आपका जो रोटर है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन में आ जाएगा, और एक्सेलरेशन में जाने की वजह से लोड एंगल भी इंक्रीज होगा, डेल 1 तक लोड एंगल इंक्रीज हो गया और पोजीशन बी पे चले जाएगा, बी पे चले जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर तो सडनली क्या होता है, मैचअप हो जाएगा, बट जो स्पीड है वो अभी भी n ग्रेटर देन ns रहेगी। मतलब कि आपका जो रोटर है वो भी अभी एक्सेलरेशन में है ना। पावर तो इमीडिएटली बैलेंस हो जाएंगे, बट आपका जो रोटर स्पीड है वो क्या मैकेनिकली मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो स्टिल इन एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में है, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं थ्योरेटिकली कि किसी भी एक्सेलरेटिंग सिस्टम को हमें क्या करना है, डीएक्सेलरेट करना है, मतलब कि लोड बढ़ाना है। लोड बढ़ाने का मतलब है लोड एंगल बढ़ाना है, तो ये लोड एंगल ये कहीं पे और आगे जाएगा del 2 पोजीशन पे, और यहां पे जाके ये C पोजीशन पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू ns, क्योंकि पावर तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी बहुत ही इमीडिएटली, क्योंकि पावर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिकल पावर तो बहुत ही जल्दी मैचअप हो जाएगा, बट आपका जो रोटरी स्पीड है वो इजीली मैचअप नहीं होगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन कौन सा कर्व बन जाता है, तो यहां पे ये कर्व बन जाएगा आपका एक्सेलरेटिंग एरिया, और ये बन जाएगा आपका डी एक्सेलरेटिंग एरिया। इस एरिया को A2 बोलेंगे, इस एरिया को A1 बोलेंगे, A1 और A2। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वाला एरिया क्यों नहीं मानते आप, नीचे वाला। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से यहां तक, इसका रीजन बताता हूं, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन हुआ और यहां से यहां तक डी एक्सेलरेशन हुआ। अब देखिए, एक्सेलरेशन हो चाहे डी एक्सेलरेशन हो, लोड एंगल हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, और यहां पे अगर मैं ये नीचे वाला एरिया मान लूंगा, तो यहां पे ये एक्सेलरेटिंग एरिया, ये जो कर्व ए से बी तक जो गया है वो क्या है, एक्सेलरेशन गया। एक्सेलरेशन का मतलब है कि PA इक्वल टू, एक्सेलरेशन का मतलब मैं समझाऊंगा, तो एक्सेलरेशन का मतलब PM माइनस PE, PM माइनस PE। तो इसका मतलब है कि PM हमें ऊपर रखना पड़ेगा, PM ग्रेटर देन PE, तभी क्या होगा, एक्सेलरेशन शो करेगा। तो इस केस में ये हम लोगों ने ऊपर का एरिया इसलिए माना है कि मैकेनिकल पावर, क्योंकि ये जो लाइन है, आपके कर्व की, ये असल में इलेक्ट्रिकल पावर की लाइन है। ये किसकी लाइन है, इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर कैसे लिखते हैं, EV अपॉन x साइन डेल, तो साइन डेल के प्रोपोर्शनल है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर को शो करता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा ये मैक्सिमम, तो P मैक्स साइन डेल। ठीक है, तो एरिया अगर मुझे लिखना हो, तो A1 एरिया अगर मुझे लिखना हो, तो एक्सेलरेटिंग कहां से कहां तक, del 0 से del 1, और ऊपर वाली लिमिट कौन सी, अपर लिमिट PM1, और नीचे वाली लोअर लिमिट हमारी कौन सी है, लोअर लिमिट हमारी कौन सी रहती है, ये वाली लाइन, ये वाली कर्व की इक्वेशन, तो जो कि इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है, तो P मैक्स साइन डेल, तो P मैक्स कौन सा हो जाएगा, P मैक्स, ठीक है, साइन डेल डी डेल के रिस्पेक्ट में। A1 हो गया। A2 सिमिलरली हमें निकालना है, तो A2 निकल जाएगा del 1 से del 2, और ये हो जाएगा, ये डी एक्सेलरेटिंग है, इसका मतलब डी एक्सेलरेटिंग कब होगा, PE ग्रेटर देन, मतलब कि ऐसा उल्टा लिख लेते हैं, काम करते हैं, PM लेस देन P बड़ा होना चाहिए तभी डी एक्सेलरेटिंग होगा, तो इसीलिए ये वाला एरिया नीचे वाला लेते हैं। तो ना, तो बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर आप ऊपर वाला कर्व क्यों लेते हैं, नीचे वाला क्यों नहीं लेते। उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। जब एक्सेलरेटिंग हो रहा है तब हमें PM ऊपर रखना है, और डी एक्सेलरेटिंग हो रहा है तब हमें PE ऊपर रखना है, इस वजह से ये नीचे बनता है, ये इस साइड में बनता है। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से और भी देखने को मिलेगा। तो del 1 से del 2 डी एक्सेलरेटिंग एरिया, और ये हो जाएगा P मैक्स साइन डेल माइनस PM इंटू डी डेल, और इन दोनों को सॉल्व करके A2 ग्रेटर देन A1 आ जाए, डी एक्सेलरेटिंग ये एरिया ज्यादा हो जाए इस एरिया से, तो स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए, कई सारी जगह पे डिस्टर्बेंस लेवल अगर ज्यादा है, तो ये पॉइंट यहां तक भी चले जाता है, ये पॉइंट यहां तक भी चले जाएगा। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में आपका लोड एंगल 90 डिग्री के ऊपर भी जा सकता है, बट फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, है ना। स्टडी स्टेट में नहीं जाएगा, स्टडी स्टेट में स्ट्रिक्टली लोड एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, बट ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड लोड एंगल आपका ज्यादा भी जा सकता है। समझ में आया, तो लोड एंगल भी ज्यादा से, देखिए क्यों, एक्चुअल में ये है ना कर्व, ये स्विंग कर्व ऐसे बनता है, वहां तक जाएगा,
फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर धीरे धीरे। एक्चुअल में प्रैक्टिकली मैं बताऊं ऑसिलेशन कैसे होगा, ऑसिलेशन ए से लगा के ए से जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये पॉइंट डी पॉइंट तक भी जा सकता है, ये डी पॉइंट तक भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ये मैक्सिमम ले लेता हूं। तो ए से लगा के बी तक ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा, इस तरह, फिर धीरे 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 क्या होगा, धीरे 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 एक पॉइंट पे सेटल डाउन हो जाएगा। कोई भी पेंडुलम कैसे चलता है, एक उस कोने से एक उस कोने से, फिर धीरे 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 धीरे, खैर पेंडुलम तो कंटिन्यूसली चलता रहता है, बट अगर कोई भी एक चीज बोलूं, एक पत्थर लीजिए और धीरे से वहां से यहां तक करते रहिए, तो थोड़ी देर बाद वो ऑसिलेशंस अपने कम करते रहेगा और एक पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे ऑसिलेशंस हुए, बहुत सारा, एक बार वहां जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे बड़ा ऑसिलेशन कौन सा है, जो पहला आया, जो पहला ऑसिलेशन है सबसे बड़ा है, तो हम लोग सिर्फ एक ही ऑसिलेशंस को लेके हमने स्टडी करके स्टेबिलिटी पे कमेंट कर देंगे। अगर पहले ऑसिलेशन में अगर सिस्टम हमारा, क्योंकि पहला ऑसिलेशन जा रहा है, पहला जो साइकिल जा रहा है वो सबसे दूर जा रहा है, तो जब सबसे दूर जाने वाला मैक्सिमम एक्सट्रीमिटीज पे जो जाने वाला साइकिल है, अगर वो स्टेबल है, तो बाकी के जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो तो स्टेबल होंगे ही होंगे। आई बात समझ में? तभी तो देखिए अंडरडैम सिस्टम को स्टेबल क्यों बोलते हैं, अंडरडैम सिस्टम को बोलते हैं एक साइकिल तो बड़ा गया, फिर उसके बाद धीरे 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 कम होते जाएगा। तो अगर ये बड़ा ही स्टेबल है, इसकी एनालिसिस कर ली बड़े की स्टेबिलिटी की, तो बाकी तो उससे सब छोटे ही आएंगे, तो वो तो स्वाभाविक से स्टेबल में ही आएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए किताबों से स्टेबिलिटी समझ में नहीं आती कई बार, क्योंकि वो एक मोशन की बजाय 2-3 मोशन में जाते रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट ये हो जाएगा? नहीं, ये असल में प्रैक्टिकली ए से लगा के डी, फिर धीरे 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 वो अल्टीमेटली स्टडी स्टेट पे जाके तो यहीं पे आ जाएगा, स्टडी स्टेट पे जाके तो यहीं आ जाएगा। हम लोग ट्रांजिएंट मूवमेंट जब हो रहा है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट साइकिल का। समझ में आया? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो पहला मैकेनिकल का खत्म हो गया। अब जल्दी से मैं ये रफ कर देता हूं, फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। सो चलिए देखते हैं ये तीनों केसेस के बारे में। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि एक लाइन क्या हो जाएगी आपकी, स्विच्ड ऑफ हो जाएगी, तब क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट नंबर का स्विच्ड ऑफ हो जाएगी, तब क्या होगा? अब देखिए इनिशियली क्या चल रहा है वो जल्दी जल्दी बताता हूं मैं आपको। इनिशियली ये लोड एंगल इस तरीके से आपका पी और डेल एंगल के बीच में, और इनिशियली जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो कहाँ पे था हमारा? इनिशियली इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है हमारा, यहाँ पे Pm इक्वल टू पी इलेक्ट्रिकल और डेल एंगल डेल नॉट पे इनिशियली इक्विलिब्रियम पॉइंट था। ठीक है, अब सडनली क्या हुआ? सडनली हुआ कि आपका एक लाइन स्विच ऑफ हो गया, इसका मतलब है कि आपके पावर कर्व भी बदल गया। पावर कर्व अब बदल के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पावर कर्व बदल के कुछ इस तरीके से, पावर कर्व बदल के इस तरीके से हो गया। तो ये वाला पॉइंट उठ के कहां चले जाएगा? ए पॉइंट। इमीडिएटली जैसे ही ए स्विच ऑफ होगी तो ये पॉइंट यहां पे बी पॉइंट पे चले जाएगा और एक्सेलरेशन में जाएगा, इसका मतलब कि लोड एंगल डेल 1 होगा। देन आपका वापस से पावर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा सी पॉइंट पे। फिर यहां पर अभी भी स्टिल इन एक्सेलरेशन, तो उसको रोकने के लिए वापस से डी एक्सेलरेशन में जाएगा, तो डी एक्सेलरेशन में जाएगा तो यहां पे कहीं जाके डेल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मैं आपको बता देता हूं पूरा का पूरा, ये कर्व हमारा क्या हो गया? ये कर्व, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर कम हो गया तो ये इलेक्ट्रिकल पावर, ये पीई मैक्स 1, पीई मैक्स नॉर्मल था, पीई मैक्स 1 ले लिया, कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये A1 एरिया और A2 एरिया क्या हो जाएगा? A2 एरिया, ये हमारा A2 एरिया हो जाएगा। तो A1 अगर ले लूं तो A1 हो जाएगा डेल 0 से डेल 1, और ये PM या कुछ भी लग दे, PM माइनस, ये PM माइनस पीई मैक्स 1 साइन डेल डी डेल। ठीक है, और A2 एरिया अगर देखें तो डेल 1 से डेल 2 पी मैक्स 1 साइन डेल माइनस PM इंटू डी डेल। ठीक है, तो ये बड़ा सा आसान सा एक लाइन स्विच ऑफ हो रही है, तो इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा ये जो पावर कर्व था ये डबल सर्किट लाइन की वजह से था, और ये सिर्फ और सिर्फ जो कर्व है नया वाला, क्योंकि एक लाइन स्विच ऑफ होने के बाद अब क्या बचा? सिंगल सर्किट लाइन बचा। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं जल्दी से। सेकंड वाले पे देखते हैं, तो यहां पर भी इनिशियली हम क्या मानेंगे? इनिशियली ये हमारा पावर कर्व। ठीक है, पावर कर्व बना दिया हम लोगों ने, और यहां पे पी मैक्स 1 वगैरह सब कुछ चलता रहेगा। इनिशियली ये हमारा लोड एंगल था डेल नॉट, PM इक्वल टू पी, ये पॉइंट था ए पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला।
यहां पे क्या होगा, जैसे ही बस बार पे फॉल्ट होगा तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए जीरो। इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो गया मतलब ए पॉइंट धड़ाम से कहां गिर गया, बी पॉइंट पे गिर गया, और इस बी पॉइंट पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर आपका जीरो हो गया। फिर जब तक इसका फॉल्ट वापस से इस फॉल्ट को क्लियर नहीं करेंगे जब तक पावर जीरो रहेगा, और आपका एक्सेलरेशन में बी पॉइंट, अब ये एक्सेलरेशन में जाता जा रहा है, एक्सेलरेशन में जाता जा रहा है, और यहां पे जाके थोड़ा ज्यादा चले गए हम आगे, ज्यादा आगे चलेगा, यहां पे जाके अगर मान लो ये एक्सेलरेशन सी पॉइंट है, यहां तक गया आपका एक्सेलरेशन में गया, और इस सी पॉइंट पे अगर फॉल्ट रिकवर कर गया, तो फॉल्ट रिकवर करते से ही वापस से वही पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही वापस से फॉल्ट क्लियर हो गया तो वही पावर हो जाएगा जो पहले था, तो वही पावर हो जाएगा सी पॉइंट, और डी पॉइंट पे वही पावर हो गया, ठीक है। और बट यहां पे अभी भी क्या रहेगा, स्टिल इन एक्सेलरेशन, तो ये थोड़ा सा आगे चल के सेटल डाउन होगा। अभी मैंने 90 डिग्री, बहुत ही नियर रहता है, 90 डिग्री के बहुत ही पास में रहता है ये, और ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट तक रहेगा, और ये हो जाएगा डेल टू तक। समझ में आया? तो अब कौन कौन सा एरिया हो गया, एक एरिया तो बहुत ही आसान है, रेक्टेंगुलर एरिया हो गया, दूसरा एरिया ये हमारा डी एक्सेलरेटिंग एरिया A1 A2, तो रेक्टेंगुलर एरिया लिख लीजिएगा और वापस वो भी लिख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहां पर ये बहुत ही जल्दी आपको फॉल्ट क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो सी पॉइंट यहां पे नजर आ रही है और आगे जाते जाएगा और अनस्टेबिलिटी जोन में भी जा सकता है। तो हमें यहां पे पता होना चाहिए कि कितने टाइम में कितने, जैसे होता है ना कि भाई एक टाइम दे दिया कि जब भी फॉल्ट आएगा तो आपको 5 सेकंड में क्लियर करना रहेगा, 10 सेकंड में क्लियर करना रहेगा, तो 5 सेकंड 10 सेकंड डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड कैसे होगा, उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे आपसे बोल दिया कि जब भी यहां पे फॉल्ट होगा तो ये लोड एंगल 70 डिग्री या 80 डिग्री 80 डिग्री लोड एंगल जाने के पहले ही आपको फॉल्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये लिमिट बता दी। तो ये जो लिमिट बता दी इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल और क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये जो फॉल्ट क्लियर हो रहा है, यहां पे फॉल्ट क्लियर हो रहा है, इसको del1 इज इक्वल टू del CR, del1 इक्वल टू del CR। तो अब यहां से del CR का फॉर्मूला निकलता है और TCR का फॉर्मूला निकलता है, वो आपको याद होना चाहिए, del CR इक्वल टू cos इनवर्स पाई माइनस 2 del नॉट साइन del नॉट माइनस cos del नॉट, ठीक है। तो दो कॉस के बीच में एक साइन, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम की बात करें अगर, तो टाइम की, तो ये आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा होगा कि del1 इक्वल टू del नॉट प्लस अल्फा या PA/2m t स्क्वायर। तो अगर ये क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल होता है तो टाइम भी क्रिटिकल क्लियरेंस, तो यहां से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, del CR माइनस del नॉट इंटू 2m डिवाइडेड बाई PA, तो ये आपका टाइम निकल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए यहां से, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैंने दो कर्व बनवाए हैं, आप फुल वाले कोर्स में देखोगे दो कर्व, ये नॉर्मल सा है, फिर हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन वहां पर देखा और सारा चीज किया, वो सब एनालिसिस की जरूरत नहीं है। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है आपका कि डबल सर्किट लाइन में किसी एक लाइन पे अगर फॉल्ट होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो इनिशियली वापस से वही इक्विलिब्रियम पोजीशन बनानी है, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन बनानी है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको हटा देते हैं, यहां से बनाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि, क्योंकि थोड़ा टिपिकल है ये। चलिए, तो ये जो कर्व है हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम मतलब Pmax1 मतलब कि ये क्या है हमारा प्री फॉल्ट पे मैक्सिमम कर्व है, और इनिशियल इक्विलिब्रियम पे कहां चल रहा है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे चल रहा होगा ये कुछ इस तरीके से del नॉट की पोजीशन पे, Pm इक्वल टू PE सब चल रहा होगा A पॉइंट पे, ठीक है। सडनली क्या हुआ, आपका फॉल्ट हुआ, फॉल्ट होते से ही ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन क्या रहेगा, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन देखिए, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये मतलब अगर मिड पॉइंट पे माने तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये x/2 ये x/2, ठीक है। इसको तो हमारा कोई काम का नहीं रहता, इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, और यहाँ जनरेटर का भी रहेगा, तो जनरेटर का, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। स्टार से फिर हमें ट्रांसफर रिएक्टेंस निकालना पड़ता है x12, है ना, प्रॉपर सबको बताया है मैंने क्लास में कि जो यहाँ पे टी बनेगा, टी नेटवर्क बनेगा, ठीक है, या जो स्टार बनेगा उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना, और डेल्टा की सिर्फ इसी ब्रांच को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्यूरिंग फॉल्ट में
जितना भी रिएक्टेंस है, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है। तो ड्यूरिंग फॉल्ट में क्या हो जाएगा, पावर लेवल बहुत कम हो जाएगा। जैसे ही फॉल्ट होगा तो पावर लेवल बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इस वाली लाइन का जो पावर जाने वाला वो भी इधर से जाने लगेगा, लीस्ट रेजिस्टिव या लीस्ट रिएक्टेंस पाथ मिलेगा। तो आपका जो कर्व बनेगा वो कहां पे बन जाएगा, ये तो हमारा नॉर्मली पॉइंट था, अब ये कर्व बहुत नीचे पावर चले जाएगा, बहुत नीचे चले जाएगा। तो ये हो गया हमारा ड्यूरिंग फॉल्ट में, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, ड्यूरिंग Pmax टू ड्यूरिंग फॉल्ट। और ए पॉइंट आपका जो यहां पे वर्क कर रहा था वो सडनली कहां ड्रॉप हो जाएगा, बी पॉइंट पे ड्रॉप हो जाएगा। देन आपका एक्सेलरेशन में जाएगा, देन आपका क्या जाएगा एक्सेलरेशन में, वापस फॉल्ट क्लियर होने के बाद। फॉल्ट क्लियर कैसा होगा, फॉल्ट क्लियर होने का मतलब है कि ये जो फॉल्टी लाइन है वो हटा दो। फॉल्टी लाइन अगर हटा दी तो अब सिंगल सर्किट लाइन है, तो अब पावर उतना तो रहेगा नहीं जितना पहले था, क्योंकि अब डबल सर्किट तो बचा नहीं, सिर्फ सिंगल सर्किट बचा है। तो अब जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जो कर्व कि यहां पर नॉर्मल से ज्यादा बट डबल सर्किट से कम, ठीक है। तो अब ये जो सी पॉइंट अब वापस से कहां आ जाएगा, डी पॉइंट पर आ जाएगा, फिर डी एक्सेलरेशन और फिर यहां पे जाके आपका del2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब कौन कौन सा एरिया हो जाएगा, जब यहां से गए तो ये वाला कुछ एरिया बनेगा हमारा, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये गए तो ये वाला एरिया बनेगा A1 A2, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ठीक है। तो अब लिख लीजिएगा A1 अगर लिखना है तो लिमिट कहां से, del0 से del1, और ऊपर की साइड में Pm है और नीचे की साइड में क्या है, Pmax2 sin del, ठीक है, माइनस हो जाएगा। इसका लिए लिखना है तो ऊपर क्या है, Pmax3, ये क्या है हमारा पोस्ट फोल्ट Pmax3, मतलब कि ये रहेगा आपका प्री फॉल्ट पे, ये हमारा ड्यूरिंग फॉल्ट पे और ये हमारा पोस्ट फॉल्ट पे, फॉल्ट होने के बाद, रिकवरी के बाद, ठीक है। तो मैक्सिमम Pmax3, Pmax2, तो सबसे बड़ा Pmax1, देन Pmax3, देन Pmax2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई इतनी भी चीजें। अब देखिए आपको यहां पर क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल अगर निकालना है, फॉल्ट कहां क्लियर हो रहा है, फॉल्ट क्लियर हो रहा है यहां पे, तो आगे चल के इसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल बोल देंगे। और ये अगर कैलकुलेट करना है तो इसका एक फॉर्मूला है del CR cos इनवर्स, ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा, Pmax3 cos del max नॉट cos sin। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई में लिख ले, Pmax3 cos ये आएगा del max 3, ठीक है। लंबा सा फॉर्मूला, इसको मैं रफ करके यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देते हैं, del CR इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा Pmax3 cos del max 3 माइनस Pmax2 cos del नॉट प्लस Pm, ठीक है, प्लस Pm, और इनके एंगल, ये जो एंगल थे तो del max 3 माइनस del नॉट, और ये आपको रेडियन में रखना है ना, यहाँ पे गड़बड़ कर देते स्टूडेंट। और डिवाइड में क्या रखना है आपको, डिवाइड में, ये क्लोज कर दिया मैंने यहाँ पे, डिवाइड में रखना है आपको Pmax3 माइनस Pmax2, ठीक है। तो Pmax3 cos del max 3 माइनस Pmax2 cos del नॉट प्लस Pm, ये वाले एंगल दोनों के, और इनके जो कोफिशिएंट है वो नीचे माइनस। तो आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला del CR का। बाकी ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही सिंप्लीफाई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको हर क्वेश्चन में कर्व बनाते आना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डेल, अब क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है, अगर मैं बोलूँ कैलकुलेट del नॉट कैलकुलेट करना है तो del नॉट तो क्या हो जाएगा, del नॉट कैलकुलेट करना आसान है, del नॉट की जगह पे Pm और इक्वल टू P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका del नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स Pm डिवाइडेड बाय Pmax1, ठीक है। और del max 3 अगर कैलकुलेट करना है तो पाई माइनस साइन इनवर्स Pm डिवाइडेड बाय Pmax3, ठीक है। तो ये कैसे आया है अभी मैं नहीं समझा सकता, एक और कर्व बनता तो वहां से मैं आपको समझाता कि यहां पर असल में ये कितना डिस्टेंस पाई में से माइनस होता है, उसको लेके समझाता, बट अभी आप फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज होना है, ठीक है। Pm अगर पर यूनिट में डेटा हो तो ये वाला जो डेटा होता है 1 पर यूनिट ही माना जाता है, क्योंकि इनिशियल इक्विलिब्रियम में हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1 पर यूनिट पावर पे ही चल रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी भी फिनिश होता है। क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं आपको मैं बता देता हूं, 128 से लगा के लेक्चर नंबर
लेक्चर नंबर 128 से लगा के 131, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कशन मैंने करवाया है। वो क्वेश्चन डिस्कशन जाके देख लेना। बाकी सारे जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है मैंने यही डिस्कस कर दिए। और भी थोड़ी ज्यादा थ्योरी पढ़ना हो तो एक बार लेक्चर देख लेना, जिस भी केस में कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, अलग अलग केस पढ़ाए मैंने, तो ये लेक्चर आप देखिए और इनसे क्वेश्चन करिए। तो इस तरीके से पूरा स्टेबिलिटी एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। पूरा जितना भी 104 से 131 के बीच में जितना भी स्टेबिलिटी पढ़ाया है, तो 1 घंटे में पूरा का पूरा मैंने समरी बता दिया है। आई होप अब आपको काफी फायदा होगा इस रिवीजन सीरीज से और मजा आएगा। तो चलिए, जितना भी चीज बताया है उनको ध्यान में रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक करके ही आना है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।